हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे और उसमें हिस्ट्री से शुरू करने से पहले हम देखेंगे वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। हमारे पास वो क्या सोर्सेज हैं जिससे हम हिस्ट्री जनरेट करते हैं, ये चीज़ हमारे पास आई कहाँ से, और सबसे पहली बात कि हिस्ट्री क्या होती है, किसे हम हिस्ट्री कहते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री क्या होती है। जनरली कि जो पास्ट में हो गया हम कहते हैं वो हिस्ट्री है, बट आई से कि इट इज़ हिज स्टोरी, उसकी कहानी। बट है क्या ये, जो भी पास्ट की इवेंट्स हैं जो बीत गया और उसके लिए हमारे पास अगर रिटन एविडेंस हैं, मतलब वो बीता हुआ कल जिसके लिए हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। और जिसके लिए हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। अब इनमें क्या डिस्टिंक्शन है तो मैं आपको वो बताता हूँ। प्री हिस्ट्री उसे कहते हैं जिसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस ना हो रिटन, सिर्फ हम वो कहाँ से जनरेट करते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिलते हैं कि एक्सकेवेशंस की गई हैं इंडिया में, खुदाई में से कहीं हमें बिल्डिंग्स मिलती हैं, कहीं बिल्डिंग मटेरियल्स मिलता है, कहीं टूल्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं। तो उसके बेसिस पे जो हमने जनरेट किया है कि जहाँ पे जिसको हम पढ़ ना सकें, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जैसे स्टोन एज है, स्टोन एज के लिए हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय उनके टूल्स के, छोटे टूल्स, बड़े टूल्स, पॉलिश टूल्स, जैसे भी हैं सिर्फ टूल्स हैं उनके, या कुछ फॉसिल्स मिले हैं तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, कहीं बोन्स मिल गई हैं। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ लोग थे, लाइफ थी, बट क्या थी हम गैस नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे पास क्या गैस करने के लिए वो टूल्स, वो इम्प्लीमेंट्स, वो फॉसिल्स जो भी हमें मिल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई रिटन सोर्स नहीं है। तो इसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। सेकंड हमने बात किया प्रोटो हिस्ट्री की। प्रोटो हिस्ट्री हम उसे कहते हैं जिसके लिए हमारे पास रिटन सोर्सेज तो हैं बट हम उन्हें पढ़ नहीं सकते ना समझ सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसके हमारे पास एविडेंसेस हैं, सील्स हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जिस पे कुछ लिखा हुआ है। ये वो सभ्यता है जो 5000 साल पुरानी है। हमने इसकी जांच की है, पड़ताल की, बट हमने सारा कुछ एनालाइज करने के बाद भी हम उसको नहीं पढ़ पाए हैं। तो हिस्ट्री है क्योंकि इसके रिटन एविडेंस हमारे पास हैं बट हम उनको नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए ये वो हिस्ट्री की रिटन है बट हम डिसाइफर नहीं कर सके। तो इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो अब आपको समझ आ गया कि हिस्ट्री क्या है, कि जिसके लिए हमारे पास रिटन एविडेंसेस हो कि हम कहीं से पढ़ पाएँ, चाहे वो किसी बुक में से पढ़ा है हमने, चाहे किसी इंस्क्रिप्शन से पढ़ा, किसी पत्थर पे लिखा है। ये सारी चीज़ें मिलाकर हमें हिस्ट्री जनरेट करना सिखाती कि हिस्ट्री कहाँ से आती है, जो हमारी हिस्ट्री है। आप एक क्वेश्चन माइंड में लाइए कि हमने कहाँ से जनरेट की और कैसे हमारी हिस्ट्री आई। क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एंशियंट और मिडीवल ये हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, मॉडर्न, प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि प्री में अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा फोकस उसमें भी मॉडर्न पे रहेगा, एंशियंट और मिडीवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है एंशियंट और मिडीवल का, और कुछ फैक्ट्स को सिर्फ आपने याद रखना है। मेंस में अगर बात करें तो एंशियंट मिडीवल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ 2 मार्कर्स जो होते हैं कि 2 या 4 2 मार्कर्स आ सकते हैं, वो भी बेसिक टर्म्स होती हैं कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में। तो इसलिए सिर्फ आप ओवरव्यू लीजिए, इसका ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हिस्ट्री हमारे पास आई कहाँ से, इसको आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास वो क्या सोर्सेज हैं जिससे हमने हिस्ट्री को जनरेट किया है। तो आइए देखते हैं वो सोर्सेज क्या हमारे पास। सोर्सेज में सबसे पहले हमारे आता है लिटरेरी एविडेंस। लिटरेचर जो है हमारा, वो ये कि हम बात करें लिखा हुआ जो हमारे पास अवेलेबल है। दूसरे आते हैं हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो हमें ज़मीन की खुदाई में से मिला है, कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ टूल्स मिले हैं, इम्प्लीमेंट्स मिले हैं,
वेपन्स कुछ भी मिला है जो हमें नीचे एक्सकेवेशन में से मिला है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। थर्ड इज़ मॉन्यूमेंट्स, जो हमें बिल्डिंग्स नज़र आती हैं पुरानी, आपने कुतुब मीनार देखे होगी, ताजमहल देखा होगा आपने, साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखे होंगे, वो एक टेम्पल है बृहदेश्वर का मंदिर जो 1000 साल पुराना है। तो ये वो मॉन्यूमेंट्स हैं पुराने जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। उसके अलावा इंस्क्रिप्शंस हैं और कॉइन्स हैं। इंस्क्रिप्शंस की किसी पहाड़ पे, किसी मेटल की शीट पे कुछ लिखवाया है, चाहे वो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, प्राइवेट है, तो वो सारी हमें हिस्ट्री जनरेट करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह कॉइन्स। अब एक एक पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि ये चीज़ें क्या है और कैसे हमें हिस्ट्री जनरेट करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले आता है लिटरेचर। लिटरेचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक वो जो हमारा इंडिया का है और जो दूसरा है वो जो फॉरेनर्स यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, या कुछ ट्रेवलर्स आए थे उन्होंने जनरेट किया है। तो सबसे पहले जो हम एंशिएंट की बात करेंगे, अगर इंडियन की बात करें तो वो भी दो तरह का, एक रिलीजियस लिटरेचर है और दूसरा सेकुलर लिटरेचर है, कि जो हमारे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जो भी रिलीजन यहाँ पर आए हैं उनका जो रिलीजन, उनका जो लिटरेचर जनरेट हुआ है उससे हमें हिस्ट्री जनरेट करने में हेल्प मिली है। और जो दूसरा सेकुलर लिटरेचर है, ये वो लिटरेचर जैसे ड्रामाज हैं, प्लेज हैं, और मतलब कि जो नाटक हैं, कहानियाँ लिखी हैं, बायोग्राफी किसी की लिखी गई है, ये वो लिटरेचर है। और जो सेकंड है फॉरेन लिटरेचर, ये वो जो फॉरेनर्स की हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ग्रीक्स आए थे, उसके बाद चाइनीज़ आए थे। तो एंशिएंट इंडिया में इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, आपने नाम भी सुने होंगे ग्रीक्स के, मैगस्थनीज आया था, डिमेकस, तो इस तरह के लोग आए थे। उसी तरह चाइनीज़ में हुएनसांग का नाम आपने सुना होगा, एत्सिंग का सुना होगा, फाइन का सुना होगा। उसके अलावा जो मिडीवल की हिस्ट्री है उसमें हम अरब्स की बात भी कर सकते हैं और बाद में जो यूरोपियंस थे उनकी हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो हमारा रिलीजियस लिटरेचर है। अगर रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं। सबसे जो पुरानी हमारे पास रिटर्न सोर्सेज अगर किसी चीज़ के हैं तो वेदास हैं हमारे पास, और 4 वेद हैं हमारे पास, आपने नाम उनके सुने होंगे। अब एग्ज़ाम के पॉइंट से आपको ये पता होनी चाहिए 4 वेद कौन से हैं हमारे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ से वो डील करते हैं। सबसे पहले हमारा ऋग्वेद है, दूसरा फिर सामवेद है, यजुर्वेद है और फिर अथर्ववेद है। ये जो वेद है ये हमें हिस्ट्री जनरेट करने में हेल्प करते हैं। वो कैसे कि जो सबसे पहला वेद है, अगर इसका टाइम पीरियड हम लें तो ये 1500 BC के टाइम का है, यानी कि करीब 3500 साल पुराना है। उसके बाद ऋग्वेद में है क्या, इसमें प्रेयर्स हैं गॉड के लिए, गॉड की तारीफ़ की गई है। तो वो स्टेंजाज हैं, वो प्रेयर्स हैं, जो उसमें 1028 ऐसे स्टेंजाज हैं। और उससे हमें पता लगता है उस टाइम की कुछ सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगता है। जो दूसरे वेद हैं सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद जो ऋग्वेद है, जब उसको हमने गाने बना दिए, उसके गाने मेलोडीज़ में उसको डाल दिया, मेलोडीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो वो बन गया हमारा सामवेद। मतलब ऋग्वेद को ही हमने मेलोडीज़ में कन्वर्ट कर दिया तो वो हो गया सामवेद। इसलिए इसको जो इंडिया की फर्स्ट बुक ऑन म्यूज़िक है वो भी कहा जाता है, कि हिंदुस्तान की पहली किताब जो संगीत पर लिखी गई थी वो सामवेद है। तीसरा इसमें आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में रिचुअल्स दिए हुए हैं कि जो सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाएंगे, जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे, यज्ञ होगा तो कैसे होगा, उसके साथ कौन सा ब्राह्मण क्या परफॉर्म करेगा, तो ये यजुर्वेद में दिया गया। ये जो 3 वेद हैं ये आर्यंस के दिए हुए हैं, और जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद, ये आर्यंस का नहीं है, ये नॉन आर्यंस का, जो यहाँ के लोग थे ये उनके द्वारा लिखा गया था, पर ये भी उसी टाइम पीरियड का है जिस टाइम पीरियड के बाकी हैं। इनमें जो फर्स्ट है जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है, बाकी जो 3 वेद है वो उसके 500 साल बाद आने शुरू हुए थे, यानी कि 1000 से लेकर 600 BC के बीच बीच में ये जनरेट हुए हैं हमारे यहाँ पे, इनको कंपाइल किया गया है। उसके अलावा और क्या क्या हमारे पास जो लिटरेचर आता है उसमें आता है ब्राह्मण्स, आरण्यक्स और उपनिषद। ये भी वैदिक पीरियड का ही है। जो ब्राह्मण्स हैं ये कमेंट्रीज हैं वेदास के ऊपर, कि जो वेदास की एक्सप्लेनेशन दी गई है उनको एक्सप्लेन किया गया है।
उनको ब्राह्मण्स कहते हैं। और जो अरण्यक्स हैं, जैसा कि नाम से क्लियर होता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो अरण्यक्स ये फॉरेस्ट बुक्स हैं जो जंगल में लिखी गई थी और उनके लिए थी जो जंगल में लोग रहते थे, और इनको जंगल में ही पढ़ा जाता था, क्योंकि कहते थे कि ये बुक्स इतनी हार्मफुल है, जिनके अंदर मंत्र हैं कि हो सकता है इनसे आग लग सकती है, कोई बीमारी फैल सकती है, कोई मुसीबत आ सकती है, तो बेटर है इसको हम किसी गांव या शहर में ना पढ़ते हुए इसको जंगल में ही पढ़ें। अब एग्ज़ाम का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऋग्वेदा किससे डील करता है, सामवेदा किससे डील करता है, यजुर्वेद और अथर्ववेदा किससे डील करते हैं। मैंने 3 बताए। अथर्ववेद जो है ये हमारा मैजिक से डील करता है, इसमें जादू टोना दिया हुआ कि अगर बीमारी है उसको जादू से कैसे भगाना है, इसलिए इसको इंडिया की वो पहली किताब है जो ये जादू पर लिखी गई थी। फर्स्ट बुक ऑन मैजिक इज अथर्ववेदा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ प्री के पॉइंट ऑफ से बना सकते हैं। मेंस में भी जो यूपीएससी है वो 2 मार्क्स पूछते हैं कि आपको 20 शब्दों में जवाब देना होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल बन सकते हैं कि 20 शब्दों में लिखिए अरण्यक क्या है, अरण्यक्स। तो अरण्यक्स क्या है, ये फॉरेस्ट बुक्स हैं जो लोग जंगल में रहते थे वही लिखते थे, और किन के लिए, जो जंगल में लोग रहते थे उनके लिए, और इनको पढ़ने के लिए भी लोगों को जंगल में ही जाना होता है। ब्राह्मण्स ये कमेंट्रीज हैं, ये एक्सप्लेनेशन है किनकी, वेदास की। उसके बाद आगे हम बात करते हैं उपनिषद्स। उपनिषद्स ये काफ़ी बाद का लिटरेचर है, ये ऋग्वेद से करीब 1000 साल बाद आना शुरू हुआ है। इसमें क्या है कि जो राशनैलिटी है लोगों के अंदर वो आना शुरू हुई थी, और यहाँ पे ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल ऐसे आइडियाज़ जनरेट हुए, उनके बारे में डिस्कशन की गई है। मेटाफिजिकल जो आइडियाज़ है उनके बारे में बात की गई है इसमें, तो वो है उपनिषद्स। उसके अलावा जो दूसरा लिटरेचर है वो जैन और बुद्धिस्ट का है। जो बुद्धिस्ट थे उस टाइम बुद्धिज़्म आया इंडिया में, तो उनका भी कुछ लिटरेचर लिखा गया। उनकी 3 बुक्स मेन है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक्स। तो ये जो बुक्स हैं ये भी हमें काफ़ी नॉलेज देती हैं उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी कंडीशंस क्या थी हमारी सोसाइटी की, हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। और उसी तरह जो जैन्स की बुक हैं तो उससे भी हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। तो ये लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर है सारा। उसके अलावा पुराण की हम बात कर सकते हैं, पर वो सेकुलर में आ जाता है। कि अब सेकुलर लिटरेचर की बात करें तो जैसे एपिक्स हैं हमारे, एपिक्स ये कहानियाँ जैसे हमारे रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत कुछ नहीं, सिर्फ एपिक्स हैं जो करीब करीब 1000 साल में जाके कंपाइल हुए हैं। जो महाभारत है इसका नाम जय संहिता हुआ करता था जब इसको बनाया गया था, और इसमें करीब 12,000 श्लोक थे। वो श्लोक बढ़ के 1 लाख श्लोक तक जब पहुंच गए तो इसका नाम बदलकर हो गया महाभारत। और ये सारा जो प्रोसेस है करीब 1000 साल तक चला है। इसलिए 1000 साल में किसी बुक में 12,000 से अगर 1 लाख स्ट्रेंजर्स जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, उसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो रियलिटी ना होकर मिथ्स होंगे और उसमें कुछ स्टोरीज होंगी। तो इसलिए ये माइथोलॉजी टाइप है, ये जो एपिक्स है हमारे, ये रियलिटी नहीं, ये स्टोरीज हैं बेसिकली। तो बट चाहिए स्टोरी है, बट हमें ये कंटेम्प्रेरी जो कंडीशंस है उनके बारे में बताती हैं। कि आपने महाभारत देखा होगा, उसमें कंडीशंस कि अगर महाभारत में जो कौरव्स और पांडव्स की लड़ाई थी किसके लिए थी, ज़मीन के लिए थी। इसका मतलब उस टाइम पे ज़मीन जो है, मतलब यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ चुका था। और ये किस टाइम पीरियड का है, जब ये कंपाइल हुआ था शुरू में, सबसे पहले जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं 950 बीसी का है ये। तो अगर क्वेश्चन आता है प्री में, टाइम पीरियड क्या है, 950 बीसी। मेंस में अगर आता है तो 20 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं आएगा, यहाँ पे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई भी। तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, इजी रहेगा। उसके बाद जो दूसरे हैं हमारे पास लाइक बायोग्राफीज़ हैं और प्लेज हैं। प्लेज ये जो नाटक हैं, ये जैसे कालिदास का आपने नाम सुनोगा, कालिदास ने काफ़ी सारे नाटक लिखे थे। तो वो जो प्लेज लिखे गए हैं तो वो भी हमें हिस्ट्री जनरेट करने में हेल्पफुल है। कैसे, वो सोसाइटी की कंडीशंस के बारे में बताते कि सोसाइटी में कंडीशंस क्या चल रही हैं, इकोनॉमी के बारे में बताते हैं।
जैसे ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास ने लिखे हैं। इसी तरह बायोग्राफीज, जो बायोग्राफीज थी वो जनरली जो किंग्स हुआ करते थे, उनके जो कोर्ट पोएट थे, उनके दरबारी थे, जो उनके दरबार में कवि होते थे, वो लिखा करते थे। अब वो हो सकता है कुछ हद तक सही ना हो, बट चाहे कुछ भी है, हमें उस राजा के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, उस टाइम की कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये जरूर है कि जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बायस्ड होगी, क्योंकि जो लिखेगा वो अपने राजा की तारीफ ज़्यादा करेगा, उसकी बुराइयां कम करेगा। इसी तरह जो दूसरा सोर्स हमारे पास है, पुराण्स हैं। अब ये पुराण्स हैं क्या? जैसे कि नाम पे थोड़ा गौर कीजिए, पुराण है, ये पुराना है यानी कि पुरानी स्टोरीज हैं इसमें, पौराणिक कथाएं हैं इसमें। और ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनमें पुरानी स्टोरीज हैं किंग्स के बारे में, कि ये किंग हुआ, इस जगह पे हुआ। बट जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है क्रोनोलॉजी की, कि इस पुराण में क्रोनोलॉजी नहीं दी गई है। कि हो सकता है वो बात करें पहले कि एक राजा समुद्रगुप्त हुआ करता था, और उसके बाद वो एक नई स्टोरी शुरू कर दें कि एक राजा अशोक हुआ करता था। तो पुराण के अकॉर्डिंग हो सकता है समुद्रगुप्त पहले हो और अशोक बाद में हो, बट जो हिस्ट्री है वो कहती है कि अशोक पहले था और पुराण जो समुद्रगुप्त है वो बाद में। तो इस चीज़ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है पुराण में, बट फिर भी एक अच्छा सोर्स माने जाते हैं। उसके बाद जो फॉरेन लिटरेचर है उसमें हम किसको कह सकते हैं, कि मैंने आपको दो नाम बताए, ग्रीक्स और जो चाइनीज़। ग्रीक्स में आपको तीन नाम दिख रहे हैं, एक मेगास्थेनिस का, एक डिमैकस है और डायनेसियस। जो मेगास्थेनिस था ये चंद्रगुप्त मौर्य 319 बीसी, आज से 2000 और उसमें 319 और ऐड कर दिए, 2300 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर हुआ करता था, और ये ग्रीक एम्बेसडर था जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। यानी कि सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था, और इसने एक बुक लिखी है इंडिका। वो बुक आज एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हमारे लिए वो हेल्पफुल कहाँ से है कि जो बाद के थे ट्रेवलर्स आए हैं, हिस्टोरियंस उस टाइम के रहे हैं, कंटेम्प्रेरी जो थे स्कॉलर्स, उन्होंने उस बुक को पढ़ा और उसका रेफरेंस दिया। तो हम उन रेफरेंस से ही ये जनरेट कर पाए हिस्ट्री, कि एक बुक है जो मेगास्थेनिस ने इंडिका लिखी, और उसमें मेगास्थेनिस ये रेफरेंस देता है सोसाइटी के बारे में। जैसे कि रेफरेंस आता है कि मेगास्थेनिस कहता है जो सोसाइटी थी मौर्यस की वो 6 पार्ट में डिवाइड थी, 6 क्लास में डिवाइड थी, और स्लेव्स नहीं हुआ करते। तो इस तरह के रेफरेंस हमें यहाँ से आते हैं। इसी तरह डिमैकस और डायनेसियस भी जो दूसरे राजा थे, जो चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, उसके कोर्ट में हुआ करते थे ये। उसके बाद चाइनीज़, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अभी, चाइनीज़ इनका नाम आपने सुना होगा, फाहियान आपने सुना होगा, हुएनसांग आपने सुना होगा, बट इसिंग शायद आपने ना सुना हो, क्योंकि पहले दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो फाहियान था ये गुप्ताज के टाइम में आया था, चंद्रगुप्त के टाइम में इंडिया विजिट करने, और इनका जो मेन मकसद था वो था यहाँ से बुद्धिज़्म को स्टडी करना, यानी कि ये बुद्धिज़्म सीखने के लिए आए थे। बट ये यहाँ पर आए और जितने टाइम रहे इन्होंने कुछ सोशल कंडीशंस के बारे में और बुद्धिज़्म के बारे में भी कुछ बुक्स लिखी हैं, और वो आज हमारे लिए, यानी जो इनका जो रेफरेंस है, जो इनका रिटर्न सोर्सेज हैं इनके, आज हमारे हिस्ट्री जनरेट करने में काम आते हैं। और इस तरह जो था हुएनसांग, ये हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया में आया था, और इसिंग हर्षवर्धन के डेथ के बाद आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो कुछ आपको नज़र आ रही हैं बुक्स, ये बुक्स याद रख लीजिएगा, प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैच द फॉलोइंग, कौन सी बुक किसने लिखी है। मेगास्थेनिस जो आपको नज़र आ रहा है इंडिका, मेगास्थेनिस ने लिखी है। फिर टॉलमी की ज्योग्राफी है, प्लिनी की दिस इज़ नेचुरल हिस्टोरिका, ये उनकी अपनी लैंग्वेज ग्रीक्स में लिखा हुआ है। फिर फाहियान के दिए हुए हैं, और ये अनोनिमस है, किसने, किसी का नहीं पता किसने लिखी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, और आगे उनके सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है कि पेरिप्लस जो है जो इंडियन ओशन था उसके, और उसके साथ साथ जो ट्रेड हुआ करते थे, जो शिप्स वॉयज किया करते थे, जो यात्रा किया करते थे, उनकी स्टोरीज में दी गई, उनके बारे में रेफरेंस आता है। इसी तरह एच सिंह का भी रेफरेंस है, गुप्ता पीरियड में आया श्री गुप्ता, और ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं।
फिर दूसरे जो सोर्सेज की हमने बात की थी वो थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो सेकंड सोर्स हमारे पास आते हैं वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो हमने अभी डिस्कस किए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, जो एक्सकेवेशन से, जब हम खुदाई करते हैं जो नीचे से हमें मटेरियल मिलता है, जो सोर्सेज मिलते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। अब इनकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो इसमें टूल्स हैं, फ्लोरा फोना मिलता है, क्रॉप्स के कुछ आपने देखा अवशेष मिल जाते हैं, उसके अलावा कॉइन्स हैं और सेटलमेंट्स मिल जाती हैं नीचे खुदाई में। अब थोड़ा इनको इलेबोरेट करते हैं कि इनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, कहाँ से इनकी हेल्प से हम क्या हिस्ट्री में जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले टूल्स हैं। टूल्स का जैसे आपको दिख रहा है टाइम पीरियड और टेक्नोलॉजी। जो टूल्स होंगे उनकी कार्बन डेटिंग से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने पुराने हैं और किस पीरियड की बात हो रही है। और सेकंड टेक्नोलॉजी, जैसे टूल्स होंगे किस मेटल के हैं, वो स्टोन के हैं, मेटल के हैं या फिर अलॉय के हैं, तो उससे पता लगेगा हमें कि उनकी टेक्नोलॉजी किस लेवल की थी। अगर वो अलॉयज़ हैं इसका मतलब उनकी मेटलर्जिकल नॉलेज अच्छी है, मेटलर्जी के बारे में उनको अच्छी जानकारी है। अगर वो आयरन के हैं तो हमें पता लग जाएगा वो लेटर फेज के हैं, जब आयरन की डिस्कवरी हो चुकी, क्योंकि सबसे पहले जो मेटल यूज़ हुआ था वो कॉपर हुआ था इंडिया में। पहले कॉपर के टूल्स बनाया करते थे, कॉपर के ही कॉइन्स बनाया करते थे हम लोग, कॉपर और सिल्वर के, और ये आयरन की डिस्कवरी बाद में हुई है। उसके अलावा जो सेकंड है वह रिमेन्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। में इनसे क्या पता लगेगा, अगर हमें किसी प्लांट के कह लीजिए गेहूं के दाने मिलते हैं तो उससे हमें पता लग सकता है इस जो प्लांट के रिमेन्स हैं वो बताते हैं वो कौन सी क्रॉप्स उगाया करते थे, वो क्या खाया करते थे। तो और कार्बन डेटिंग से उनका भी पता लगता है किस टाइम की बात है, कि उस टाइम के लोग की आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले या 1000 साल पहले लोग क्या खाया करते थे, कौन सी क्रॉप्स वो उगाया करते थे, और आगे जो उनकी फूड हैबिट्स यहाँ से पता लग जाएंगी। और एनिमल्स नोन, कि जो एनिमल्स हैं, जो अगर हम कहेंगे जो ये है हमारा फौना, यानी कि जो एनिमल्स के हमें नीचे से फॉसिल्स मिलेंगे उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स से वो नोन थे, किनको वो पालते थे, किनको वो शिकार करते थे, किनको वो खाते थे। तो इसका आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो हमने जनरेट किया है, कि जैसे हमने पहले बात की टूल्स की, जो हमारी स्टोन एज है वो सारी सिर्फ टूल्स के बेसिस पर ही है। और इसके बाद कि जो फ्लोरा है उसके बाद जो फौना है, कि जो हमारे एनिमल रिमेन्स हैं, नीचे से हो सकता है हमें एनिमल्स जो कैटल्स हैं उनकी बोन्स मिलें, कुछ रिमेन्स मिलें, तो उससे हम क्या आइडिया लगाएंगे, या क्या आइडिया लगाया जाता है जो हमारी हिस्ट्री जनरेट होती है उसमें, कि वो कौन कौन से कैटल से या कौन कौन से एनिमल्स से वो नोन थे, किन एनिमल्स को वो जानते थे, किन एनिमल्स को वो पालते थे, कौन से एनिमल्स वाइल्ड हुआ करते थे, किन एनिमल्स को एज अ डाइट यूज़ किया कर सकते हैं, यानी किन एनिमल्स को वो खाया करते थे। तो ये सारा जो चीज़ है हमें हिस्ट्री जनरेट करने में हेल्प करता है। इसी तरह जो तीसरा है कॉइन्स आ जाते हैं। कॉइन्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हिस्ट्री में, कि अगर वहाँ से कोई कॉइन्स मिलते हैं हम उससे क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं। सबसे पहला, कॉइन किस मेटल का है, उससे पता लगेगा कि उस वक्त की इकोनॉमी कैसी थी। अगर गुप्ताज के टाइम में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू है जो हमें मिलते हैं, गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, तो उससे पता लगता है कि जो इकोनॉमी है अच्छी थी, समृद्ध थी, यानी कि फुलरिश स्टेज पे थी, फुलरिश हो रही थी। बट जो बात की है कि वहाँ पे प्रोटीन के कॉइन, लेड के कॉइन्स मिलते हैं हमें, जो लेड है वो सस्ती चीप मेटल है, तो यानी कि जो इकोनॉमी है जो नेक्स्ट आता है हमारे सोर्सेज में
फिर आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, टूल्स दिख रहे हैं, रिमेन्स दिख रहे हैं, कॉइन्स हैं और जो सेटलमेंट रिमेन्स है वो दिख रहे हैं। अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि इनसे हम हिस्ट्री अपनी कैसे जनरेट करते हैं। कि सबसे पहले टूल्स हैं। अब टूल्स देखिए, टूल्स हमें क्या क्या बताते हैं, तो टूल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि जो टूल्स हैं एक्सकेवेशन से या जो हमें मिलते हैं, स्टोन टूल्स हैं, वो मेटल्स के भी हो सकते हैं। तो जो टूल्स हैं, सबसे पहला टाइम पीरियड की जब हम इनको यूज़ करते हैं, कार्बन डेटिंग से निकालते हैं, कार्बन डेटिंग से हम उनके टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं। जो मैंने लिखा सबसे पहले ये टाइम पीरियड, तो उसमें क्या C14 ये एक आइसोटोप है कार्बन का, जिससे हम कार्बन डेटिंग करते हैं और इससे उस पर्टिकुलर चीज़ के टाइम का पता लगा सकते हैं कितनी पुरानी है वो। तो सबसे पहले टूल से हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने पुराने। सेकंड, टेक्नोलॉजी। टूल्स किस तरह के, छोटे हैं, बड़े हैं, पॉलिश्ड हैं, किस मेटल के हैं, अलॉयज़ के बने हुए हैं। तो ये क्या हेल्प करते हैं बताने में कि टेक्नोलॉजी किस लेवल की थी। तो जो हमने स्टोन एज को डिवाइड किया है वो बेसिकली इसी उस पे किया है, टूल्स के बेसिस पे किया है कि कुछ टूल्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ पॉलिश्ड हैं, बट हमें उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो कब यूज़ हुआ करते। तो कार्बन डेटिंग से उनके टाइम का पता लगाया गया और फिर उनको क्लासीफाई गए उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनकी शेप के अकॉर्डिंग, कि जो छोटे टूल्स हैं उनको अलग उसमें डाल दिया, जो बड़े टूल्स हैं उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। और उस तरह से फिर हमने अलग अलग स्टेजेस स्टोन एज की बनाई। फिर आता है रिमेन्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब रिमेन्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना से क्या पता लगता है, सबसे पहले जैसे हमने लिखा फूड हैबिट्स, कि जो हमें नीचे रिमेन्स मिलते, सपोज कीजिए हमें मिले थे वीट, बार्ले, ग्रेन्स मिले हैं, फूड ग्रेन्स मिले हैं, तो हम आइडिया क्या लगाएंगे कि वो लोग क्या खाया करते थे, उनकी फूड हैबिट्स कैसी थी। उसी तरह अगर हमें एनिमल्स, ये रिमेन्स मिलते हैं एनिमल्स की, स्केलेटन्स मिल रहे हैं, बोन्स मिल रही हैं, तो हम उससे भी क्या आइडिया लगा सकते हैं वो कौन कौन से एनिमल को वो उनकी डाइट में यूज़ हुआ करते थे, उनको एज ए डोमेस्टिक यूज़ किया करते कि उनको पालते थे, उनको खाते थे, या कौन से वो एनिमल्स थे जिनसे वो नोन थे, जिनको वो जानते थे, और कौन से उनमें वाइल्ड थे, कौन से डोमेस्टिकेटेड थे। तो ये सारा आइडिया किससे लगेगा, जो नीचे रिमेन्स मिल रहे हैं उससे। तो कहने का मतलब ये हम हिस्ट्री यहाँ से भी जनरेट कर पाते हैं। फिर आते हैं कॉइन्स। कॉइन्स की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉइन्स में कि वो इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, किसी पीरियड की इकोनॉमी के बारे में कैसे बता सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी में कि कॉइन का जो मेटल है वो कौन सा यूज़ हुआ है, मेटल्स के हैं, अलॉयज़ के हैं, या हो सकता है वो लाइक कह लीजिए कॉडीज हुआ करती हैं। तो इनसे भी हमें आइडिया लगता है। सबसे पहला क्या है कि कॉइन्स इकोनॉमी के बारे में कैसे बताते हैं हमें, कि अगर वो लेड के थे या हाई वैल्यूड कॉइन मेटल है तो इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी है। जैसे गुप्ताज की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा हमें कॉइन्स मिले हैं गुप्ताज के, तो उससे हम कहते हैं कि जो गुप्ताज का ट्रेड था वो प्रॉस्परस था। बट जो बाद के स्टेजेस थी जब गुप्ताज डिक्लाइन हो रहे हैं, तो हमने देखा कि जो उनके कॉइन्स हैं उनमें जो मेटल कंटेंट है वो भी गोल्ड का कम होता जा रहा था। तो उससे हमने आइडिया लगाया कि जो उनकी इकोनॉमी है वो भी अफेक्ट हुई, एडवर्सली अफेक्ट हुई और वो डिक्लाइन की तरफ गए। तो इससे कॉइन से हम सबसे पहले इकोनॉमी का आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा है मेटलर्जी, कि कॉइन किस चीज़ के बने हैं, अलॉयज़ हैं, तो किस लेवल में, किस प्रोपोर्शन में उसको मिलाया गया। तो ये तब पॉसिबल है अगर उनको अच्छी नॉलेज है, उनको मेटलर्जी साइंस की अच्छी नॉलेज है। तो यहाँ से हमें उनकी मेटलर्जी कल जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में पता लगता है। फिर आता है किंग्स। कॉइन्स से हम किंग्स के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, या कॉइन से हमें किंग्स के बारे में कैसे पता लगता है, तो वो ये है कि जो कॉइन्स हुआ करते थे, सबसे पहले आए थे इंडिया में पंच मार्क्ड कॉइन्स, उनको हम कहते हैं पंच मार्क कॉइन हुआ करते थे। बट जब इंडिया में ग्रीक्स आए तो जो गोल्ड कॉइन्स थे जिन पे किंग की पिक्चर इनग्रेव हुआ करती थी, ये ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस की इंडिया में। तो उसके बाद आज भी उस पर प्रेसिडेंट, किंग्स, क्वींस की पिक्चर आज भी हमें नज़र आती है कॉइन्स पे। तो
उससे पता लगता है कि ये कॉइन्स, कार्बन डेटिंग बताएगी कितना पुराना है, और उस पे जो पिक्चर होगी वो बताएगी कौन से किंग का है, तो वो किंग कितना पुराना है या किस पीरियड में वो किंग हुआ करता था। सबसे पहली बात ये। दूसरा, एरिया रूल्ड, जहाँ जहाँ उस पर्टिकुलर किंग के कॉइन्स हमें मिलेंगे तो उससे हमें क्या आइडिया लगेगा कि अगर किसी एक किंग के जो कॉइन्स हैं वो दूर दूर तक एरिया में मिलते हैं, कि सपोज़ कि जो यूपी में हमें मिले वही हमें महाराष्ट्र में मिले, वही हमें बिहार में मिले, वही हमें पंजाब में मिले, तो इससे क्या आइडिया लगेगा कि ये जो लोग थे या ये किंग की जो टेरिटरी है वो इतनी दूर तक थी, इतना एरिया वो रूल किया करता था। तो ये भी हमें हिस्ट्री जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद आता है रिमेन्स, जो सेटलमेंट्स हैं उनके जो रिमेन्स हमें नज़र आते हैं, जैसे कि जो एक्सकेवेशंस किए हैं हमने आर्कियोलॉजिकल, तो नीचे क्या सिटीज़ पूरी मिल जाती है हमें, नीचे रिमेन्स मिलते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जब उसकी एक्सकेवेशंस की गई थी साइट्स की, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो वहाँ पूरे शहर के शहर सामने आए, तो उनसे क्या पता लगा उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, उनकी प्लानिंग कैसी हुआ करती थी, उनकी सेटलमेंट्स कैसी थी, छोटी थी, बड़ी थी, प्लान्ड थी, अनप्लान्ड थी। तो ये हमें सारा क्या जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, अगेन हिस्ट्री जनरेट करने में। सोशल इनइक्वालिटीज़ भी बताता है वो इस प्रकार की, अगर हम देखते हैं कि जो सेटलमेंट्स मिल रही हैं छोटी हैं एक तरफ और एक तरफ बड़ी हैं, छोटी और बड़ी, तो मीन्स कुछ रिच लोग हैं कुछ पुअर लोग हैं, तो यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है सोशल इनइक्वालिटीज़ के बारे में। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें हिस्ट्री जनरेट करने में हेल्प कर रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट सोर्सेज देखते हैं। नेक्स्ट सोर्सेज में ये देखते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट से हम क्या क्या आइडिया लगाते हैं, मॉन्यूमेंट से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहला बिल्डिंग मटेरियल। अगर बिल्डिंग्स की बात करें, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, एंशियंट इंडिया की अगर बात करें, कि हमारे टेम्पल्स बहुत फेमस है, इंडिया के वर्ल्ड फेमस है, आपने नाम सुना बृहदेश्वर का टेम्पल है, कुछ रॉक टेम्पल्स है, वो कोणार्क के मंदिर हैं, सन टेम्पल जो है कोणार्क में, फिर जो रॉक टेम्पल्स हैं हमारे, कुछ हमने माउंटेन्स में टेम्पल्स बनाए हुए हैं, कुछ स्तूप्स हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, तो हमें क्या क्या बता रही कि किस टाइम हमारा कौन सा उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या है, आर्किटेक्चर कैसा था। कि हमारे इंडिया में पहले कोई फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, जो हमारे बनते थे वो माउंटेन्स को काट के बनाया करते थे हम टेम्पल्स भी, तो उनको कहते हैं रथ टेम्पल कहते हैं। वो कोई रथ नहीं होते हैं, दे आर द बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स। जैसे मामल्लापुरम जो है, जो साउथ इंडिया के अगर हम बात करें, वहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे ये है टेम्पल्स मामल्लापुरम में, जिनको रथ टेम्पल्स हम कहते हैं। उसके अलावा अजंता अलोरा, तो वो भी पहाड़ों को काट काट कर उनके अंदर गुफाएं बनाई हुई हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट रहा करते थे, जैनिस्ट रहा करते थे, उनके वो विहार हुआ करते थे। तो उसके बाद जब लेटर फेजेस में टर्क्स आए इंडिया में, उन्होंने एक मटेरियल यूज़ करना शुरू किया, सुर्खी जिसको वो कहते थे, और उसके अलावा लाइम्स यूज़ किया करते। तो वो सारा बिल्डिंग मटेरियल हमें पता लगता है कि कब किस तरह का मटेरियल यूज़ हो रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रही हैं, उनकी हिस्ट्री में क्या चेंजेस आ रही हैं। फिर टेक्नोलॉजी का यहीं से पता लग रहा है कि वो आर्च यूज़ किया करते थे, बीम यूज़ किया करते थे, आयरन यूज़ किया करते थे, उसको बनाने में पेंट किया था, कैसे किया करते थे सारा। उसके अलावा आर्किटेक्चर कौन सा है, कि अगर बिल्डिंग देखें, कुछ पर्शियन आर्किटेक्चर है, यूरोपियन आर्किटेक्चर है, या हमें उस पर ग्रीक्स का कहीं से इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, तो वो हमें इन मॉन्यूमेंट्स को देख के पता लग जाता है। अगर कुतुब मीनार की बात करें तो साफ दिखता है कि इस पर आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस कौन सा है, ये टर्क्स जो इंट्रोड्यूस किया है। और कुछ हैं कि अगर हम विक्टोरिया टर्मिनल जो है मुंबई में, उसकी बात करें, उस पर किसका है, यूरोपियन आर्किटेक्चर, कुछ मुगल्स का भी है। तो मॉन्यूमेंट्स हमें बताते हैं ये सारी चीज़ें। तो इससे अगेन हम क्या करें, हिस्ट्री जनरेट करें। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस के बारे में ख़ास चीज़ है कि ये काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स होता है। रीज़न, क्योंकि इंस्क्रिप्शन को टेम्पर करना बहुत मुश्किल, यानी कि कह लीजिए टेम्पर हो ही नहीं सकती ये। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है क्या, कि कुछ राइटिंग्स हैं जो हमें स्टोन्स पे लिखी हुई मिलती हैं, रॉक्स पे मिलती हैं, और कभी कभी तो हमें मेटल्स पर भी लिखी हुई मिली, जैसे कॉपर प्लेट पे लिखी हुई हैं, और कहीं पे ये ऑर्डर के रूप में लिखी हुई हैं, कहीं ये रिकॉर्ड्स के रूप में लिखी हुई हैं, तो इनको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अब ये हमें हिस्ट्री जनरेट करने में कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर मैं अशोक की बात करूँ, तो उसकी जो एडिक्ट्स हैं, उसकी एडिक्ट्स उसने इशू की थी 14, तो जो उसकी इंस्क्रिप्शन है वो रॉक्स पे उसने लिखवाई,
और वो 14 जो उसके डेट्स हैं वो हमें जहाँ मिलती हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि अशोक का अम्पायर कितना बड़ा था, क्योंकि कहीं वो ग्रीक्स में है, कहीं वो एरामिक में है, कहीं खरोष्ठी में लिखी हुई हैं, अदरवाइज बाकी जगह पे वो ब्रह्मी में लिखी हुई हैं। तो अगर अशोक किसी और लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है तो उसका पर्पज़ क्या हो कि वहाँ पर उस लैंग्वेज के लोग रहते होंगे जो उस लैंग्वेज को बोलते होंगे। और वो है कि अगर मैं कहूँ ग्रीक और एरामिक, ये था जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, उधर ये मिली है कि जो पेशावर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर ये हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। कुछ हमें इंस्क्रिप्शन मिले नासिक में, कोई गुजरात में, कोई उड़ीसा में, और एक कलसी है ये उत्तराखंड में है। तो ये सारे एरिया, इससे पता लगता है कि ये बॉर्डर एरियाज थे, यानी कि उसका एक्सटेंट कितना था अम्पायर का, कितनी बड़ी उसकी अम्पायर थी। उसके आगे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का और लॉज रिलेटेड टू लैंड, ये कैसे पता लगता है कि अशोक की अगर हम बात करें, अशोक इंस्क्रिप्शन में बात करता है अपने कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो प्रशासन है वो एफिशिएंट होना चाहिए, और उसके लिए राजा हर वक्त अवेलेबल है, जो उसके ऑफिसर्स हैं उसे कभी भी आकर मिल सकते हैं। उसके अलावा जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, तो जो ज़मीनें दी जाती थी गिफ्ट के रूप में और बाद में सैलरी के रूप में, तो वो भी इंस्क्रिप्शंस पे लिख दी जाती थी। कहीं हमें स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं और कहीं पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। तो उसको देख के आइडिया लगता है कि उस टाइम जो सिस्टम था, लैंड टेन्योर सिस्टम क्या था, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कि किसको ज़मीन दी जा रही है, किस पर्पज़ के लिए दी जा रही है, उस पर किस चीज़ के लिए वो यूज़ हो रही है। तो ये सारा हमें इंस्क्रिप्शन से आइडिया लग जाता है। उसके अलावा टाइम पीरियड, अगेन कार्बन डेटिंग सबसे अच्छा तरीका है। कार्बन डेटिंग से हमें पता लग जाता है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है, और उस चीज़ का पता लगेगा तो हम पता लगा सकते जिसकी वो इंस्क्रिप्शन है वो किस टाइम पीरियड में था। और सबसे बड़ी बात लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया जो अशोक की है ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, खरोष्ठी है, एरामिक लैंग्वेज में लिखी हुई है, कुछ ग्रीक्स में है। तो उससे हमें पता लगता है कि उस वक्त के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, किस स्क्रिप्ट में वो लिखते थे। जो हम पढ़ पाए हैं उसका हमें आइडिया लग चुका है, और जो हम नहीं पढ़ पाए हैं, जैसे इंडस वैली की जो इंस्क्रिप्शन है वो हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो हमें नहीं पता वो लोग क्या बोला करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किए हैं, इन सब को मिलाकर हम अपनी हिस्ट्री जनरेट कर पाते हैं। और यहाँ पे इतना ही काफ़ी है सोर्सेज के लिए, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू।